हाय फ्रेंड्स, यू आर विद सूरज कुमार। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो थ्योरी पार्ट कर रहे थे। नाउ हम लोग इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का न्यूमेरिकल करेंगे, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन IAS 1986 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन उठाएंगे बेसिकली सिंक्रोनस मशीन का, तो आसानी से कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में दो क्वेश्चन करेंगे, एक ये IAS 1986 वाला जिसमें ओम, एम्पियर, करंट, वोल्टेज के टर्म में हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन करेंगे वो PU वैल्यू पर करेंगे, क्योंकि PU वैल्यू पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के साथ साथ, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन EF माइनस VT होता है, तो EF तो निकालना ही पड़ेगा। तो आप इसमें एक्साइटेशन EMF कैसे निकालते हैं वो भी आसानी सीख जाएंगे, प्लस लोड एंगल जो पावर एंगल होता है बिटवीन एक्साइटेशन EMF एंड जो ये होता है टर्मिनल वोल्टेज एंड एक्साइटेशन EMF के बीच में जो एंगल होता है डेल्टा, वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे। यानी कि बेसिकली इस वीडियो में आप लोग एक्साइटेशन EMF कैसे निकलता है, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकलता है और डेल्टा एंगल कैसे निकलता है। और स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अ थ्री फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर is rated at 1600 kVA and 13,500 वोल्ट। RN एक से दिया हुआ है इतना पर फेज बेसिस पे। कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फॉर ए लोड ऑफ 1280 किलोवाट एट पावर फैक्टर। A, B and C ऑप्शन है। तीन डिफरेंट पावर फैक्टर पे हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले जब कोई क्वेश्चन करते हो तो एक चीज पहले ध्यान रखो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि स्टार कनेक्टेड दिया हुआ है, इसका क्या यूज है वो बताएंगे। तो स्टार कनेक्टेड है, ये लिख लो भाई। और दूसरी बात क्या है, अल्टरनेटर है। ठीक है, उसके बाद इसका रेटिंग दिया हुआ है 1600 kVA एंड 13,500 वोल्ट। देखो सबका मतलब समझते चलेंगे। ठीक है, ये जो 1600 kVA है इसका मतलब कि जो रेटेड kVA सप्लाई करता है मशीन वो इतना करता है, रेटेड kVA। अगर फुल लोड पे kVA अगर कोई सप्लाई करेगा मशीन तो इतना करेगा। ठीक है, फुल लोड kVA दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो दिया रहता है रेटेड वोल्टेज जो दिया रहता है, ये रेटेड है वोल्टेज, ये होता है टर्मिनल वोल्टेज। आपका जो VT हम लोग दिखा रहे थे वही है ये टर्मिनल वोल्टेज। ये जो थ्री फेज है मतलब इसमें जो भी दिया रहेगा वो क्या होगा, थ्री फेज होगा। जैसे यहाँ पे 1600 kVA दिया हुआ है, इट मीन्स दिस इज थ्री फेज kVA and this three phase kVA S3 phase √3 VL/IL होता है, लाइन वोल्टेज इनटू करंट वोल्टेज। समझ में आया क्या? सिमिलरली ये जो वोल्टेज है ये है लाइन टर्मिनल वोल्टेज, लाइन टर्मिनल वोल्टेज, राइट, VT, जिसको हम लोग VT से दिखा रहे थे वही है, बट दिस इज लाइन वोल्टेज, राइट। उसके बाद सिंक्रोनस रेजिस्टेंस दे रखा है RA प्लस JXS इजिकल्स टू 1.5 प्लस 30 ओम, ये दे रखा है। सिंक्रोनस इम्पीडेंस को हम लोग बोलते हैं ZS, और ZS इजिकल्स टू होता है RA प्लस JXS। ये जो होता है वो पर फेज में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। कैलकुलेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फॉर ए लोड, किस लोड के लिए, इतना सारा लोड के लिए। तो पावर ऑफ लोड कितना दिया हुआ है, 1280 किलोवाट। तो जो भी अगर मेंशन नहीं है और थ्री फेज का क्वेश्चन है तो आपको समझना है कि जो सारा चीज दे रखा है वो थ्री फेज बेसिस पे दे रखा है, और जिसमें मेंशन है वो पर फेज दे रखा है, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, राइट। ये लोड में कुछ मेंशन नहीं, मतलब थ्री फेज लोड है, इतना समझ लो। दूसरा, अगर यहाँ पर स्टार कनेक्टेड मेंशन नहीं होता, सिर्फ लिखता है थ्री फेज कनेक्टेड अल्टरनेटर, देन ऑल्सो हम लोग यहाँ स्टार
मान के चलते हैं, बिकॉज मैक्सिमम जो अल्टरनेटर बनता है वो स्टार कनेक्टेड बनता है, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा दिया होगा तो डेल्टा करना होगा, लेकिन स्टार दिया है तो स्टार, नहीं दिया है तो भी स्टार, राइट। अभी देखो इतना सारा चीज लिख लिए। अब ये हम लोग का गिवन था। अब इसमें क्या क्या चाहिए यूज आएगा क्वेश्चन में, वो अभी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन ध्यान समझना। अब निकालना क्या, वो लिखो, वोल्टेज रेगुलेशन EF माइनस VT बाई VT, ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन। नहीं देखे हो तो थ्योरी वाला देख लेना, थ्योरी वाला से भी क्वेश्चन आता है, तो अगर थ्योरी आता है दैट्स ओके, अगर नहीं देखो तो पिछला वीडियो देखना। EF माइनस VT बाई V, एक्साइटेशन वोल्टेज माइनस टर्मिनल वोल्टेज बाई टर्मिनल वोल्टेज। अब देखो इसमें हम लोग बोले कि जो रेटेड वोल्टेज होता है वो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो हम लोग को VT 3 फेज में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 13,500 वोल्ट। इसका मतलब हम लोग क्या निकालना है, EF। अभी EF का हम लोग के पास क्या है, अल्टरनेटर, तो EF का इक्वेशन होता है EF इक्वल्स टू VT प्लस IaZs, सारा फेजर होता है IaZs, VT दे रखा है। अच्छा ये फेज बेसिस, पर फेज बेसिस का इक्वेशन होता है। तो हम लोग का जो VT है वो किसका है, 3 फेज वोल्टेज है। तो हम लोग इसमें पर फेज वोल्टेज निकालना, तो पहले निकाल देते हैं पर फेज VT इज इक्वल टू 500 बाई √3 वोल्ट। वाई √3, देखो एक चीज यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर स्टार कनेक्टेड होगा तो वहां पे वोल्टेज पर फेज, अगर स्टार कनेक्टेड होगा तो वोल्टेज पर फेज, वोल्टेज का √3 से डिवाइड करो, 3 फेज वोल्टेज को पर फेज निकालना है स्टार कनेक्टेड में, तो लाइन वोल्टेज कितना से डिवाइड करेंगे, √3। बट करेंट इन स्टार कनेक्टेड सेम होता है, लाइन वोल्टेज और फेज, सॉरी लाइन करेंट IL इज इक्वल टू I फेज, मतलब लाइन करेंट इज इक्वल टू फेज करेंट इन केस ऑफ स्टार कनेक्टेड। बट फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज बाई √3 इन केस ऑफ स्टार कनेक्टेड। ये ध्यान रखना मेरे भाई। अब इसका जस्ट अपोजिट डेल्टा में होता है। डेल्टा में क्या होता है, फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज एंड लाइन करेंट इज इक्वल टू, सॉरी फेज करेंट इज इक्वल टू लाइन करेंट बाई √3। तो इसका अपोजिट किस में होता है, डेल्टा में। तो हम लोग किसका कर रहे हैं, स्टार का। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हर जगह काम आएगा, नेटवर्क में, इंडक्शन मशीन में, सिंक्रोनस मशीन में, जहां भी जाओ डीसी छोड़ के। तो ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। ये आपका VT हम लोग पता चल गया, पर फेज बाई √3 से डिवाइड कर दिए। अभी हम लोग को EF निकालना है। तो जब EF निकालना है तो हम लोग को ये वाला इक्वेशन यूज करना होगा, EF इक्वल्स टू VT प्लस IaZs, एक्साइटेशन वोल्टेज, ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए VT तो मिल गया पर फेज वाला, बट हम लोग को IaZs भी है, हम लोग को पता है, ZS क्वेश्चन में दिया हुआ, यानी कि हम लोग करंट निकाल। अभी ये इक्वेशन में हम लोग क्या चाहिए, IaZs पता है, VT पता है, IA चाहिए, करंट। देखो पावर, करंट के लिए क्या चाहिए हम लोग को, करंट निकालने के लिए हम लोग को इस केस में पावर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 3 फेज पावर, ये फॉर्मूला याद रखना, 3 फेज रियल पावर इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi। ये जो 3 फेज पावर है वो स्टार कनेक्टेड, डेल्टा कनेक्टेड दोनों के लिए सेम होता है, √3 VL IL cos phi। और एस मतलब KVA, रेटेड KVA का फॉर्मूला होता है √3 VL IL, लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला, राइट। अभी देखो हम लोग के पास ये भी पता है, ये भी पता है, मतलब 3 फेज पावर लोड का दिया हुआ है और रेटेड KVA दिया हुआ है, और टर्मिनल वोल्टेज रेटेड ये तो दिया हुआ है VL 13,500। तो हम लोग अगर इसमें पुट करेंगे VL √3 पता ही है, तो हम लोग IL निकाल सकते हैं इस रेटेड KVA से। बट जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है फॉर द लोड ऑफ 1280 किलोवाट, ये वाला। इसका मतलब हम लोग को इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, ये ध्यान रखो भाई, ये ऐसे दिया हुआ डराने के लिए। 1600 kVA has no use in this question because we have to calculate voltage regulation for this load। तो अगर दिस लोड के लिए निकालना है तो देखो हम लोग, तो मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग का इस पे
वोल्टेज इक्वेशन नहीं निकालना है। तो अभी देखो इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे, राइट। हम लोग को √3 पता है, VL लाइन वोल्टेज दिस वन 3500, लाइन वोल्टेज यहाँ पुट करना है ये फार्मूला में, तो लाइन वोल्टेज यही है इनटू cos 5, ए ऑप्शन में ABC 3 ऑप्शन था, 0.8 लीडिंग वाला पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो cos 5 कितना आ गया 0.8 पावर फैक्टर इंटू IL इज इक्वल टू 1280 किलो वाट है, तो इसको वाट में चेंज करो। वाट में हम लोग क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वोल्ट जो वोल्टेज लिखे वो वोल्ट में लिखे हुए हैं, अगर केवी में लिखे होते तो इसको KW में रख सकते थे, किलो वाट में, ठीक है। यहाँ से जब आप IL निकालोगे, IL इज इक्वल टू लाइन करंट इज इक्वल टू, मैंने निकाल के रखा हुआ है 68 पॉइंट कितना है भाई 68.43 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से IL आ जाएगा आपका 68.43 एम्पियर, ठीक है। ये आपका आ गया लाइन करंट। अभी देखो अब फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देंगे, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ जो इक्वेशन है वो फेजर इक्वेशन है। अभी तक आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चला है, यहाँ भी VT का मैग्नीट्यूड है, यहाँ भी आपका करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम लोग को फेजर में चेंज करना है। फेजर में चेंज कैसे करते हैं, तो फेजर में चेंज करने के लिए आप सीधा सीधा जो फेजर डायग्राम का वीडियो है पिछला वाला वो देख ले, आता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से देखो फेजर में चेंज करने के लिए, फेजर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड और एंगल। मैग्नीट्यूड मान लो VT है टर्मिनल वोल्टेज, तो VT का एंगल होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा एंगल होगा, राइट। सिमिलरली IA है तो IA फेजर का मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा एंगल होगा। उस सारे के साथ इस इक्वेशन में हम लोग क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। अभी देखो इसमें तो एंगल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, फेजर डायग्राम में बताए थे कि हम लोग क्या करते हैं, VT टर्मिनल को ऐसे रेफरेंस ले लेते हैं। टर्मिनल वोल्टेज क्या लेते हैं, रेफरेंस, बिकॉज हम लोग को ये नोन होता है। तो VT को अगर रेफरेंस ले लिए, पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है 0.8 लीडिंग, तो cos 5 इज इक्वल टू 0.8, तो 5 कितना हो गया 13.86 या 87 डिग्री। लीडिंग का मतलब होता है ये जो पावर फैक्टर दिया रहता है वो टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट, सॉरी लोड करंट के बीच में दिया हुआ रहता है। तो अगर ये VT का डायरेक्शन है तो लोड करंट बोल रहा है कि लीडिंग है कितना से 0.8 से, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे और ये IA को निकालेंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो फेजर डायग्राम देखेंगे पिछला वाला वीडियो, ठीक है। तो ये हो गया 5। इसका मतलब हम लोग का एंगल पता चल गया, क्या पता चल गया कि VT का जो एंगल है वो 0 है, VT का मैग्नीट्यूड एंगल 0, IA का जो है एंगल और फेजर वो क्या है, IA का मैग्नीट्यूड 68.3, एंगल कितना है 36.87, प्लस देंगे, लीडिंग में प्लस आएगा, ठीक है। अभी इसको हम डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो इक्वेशन में पुट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं EF इज इक्वल टू VT कितना आ गया मेरे भाई, VT कहाँ गया, और VT देखो VT पर फेज कितना था 13,500 डिवाइड बाई √3, ये कैलकुलेट किया हुआ है, इसका आ रहा है आपका 7794.23 वोल्ट, ठीक है। तो VT पुट कर दो 7794.23 वोल्ट, एंगल 0। IA को आप यहाँ से फेजर डाल दो 36.87, ये हो गया IA फेजर, ठीक है, मैग्नीट्यूड और एंगल। उसके बाद IA ZS का फेजर क्या है 1.5 प्लस J30, ये हो गया। अभी देखो एक चीज़ और समझो, अगर आता है तो अच्छा है, हम लोग किसी फेजर को मैग्नीट्यूड एंगल में लिखते हैं, ठीक है, और या फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखते हैं। जैसे मान लो ये आपका 68.43 है, एंगल है 36.87 डिग्री, ये करंट है, ये मैग्नीट्यूड और एंगल में लिखा हुआ है। आप इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। वो कैसे लिख सकते हैं वो देखो, एंगल को चेंज करना होता है, ये जो एंगल है उसको बस चेंज करना, मैग्नीट्यूड को वैसे रहने दो, एंगल को रियल और इमेजिनरी में चेंज करो, 0.87 एंगल
ये एंगल को रियल इमेजिनरी में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला लगाओ, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस ऑफ 36.87 प्लस जे साइन ऑफ 36.87, ठीक है। अभी देखो कॉस थीटा अभी पहले बता चुके 0.8, और जब साइन थीटा निकालोगे तो जे 0.6, ये आ गया आपका 30 एंगल का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अब आप आईए को, इस आईए फेजर को रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में चेंज कर दिए। कैसे, ये देखो एंगल को 68.43 और ये वाला क्या एंगल क्या हो गया 0.8 प्लस जे 0.6, समझ में आया क्या। तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा। तो आईए फेजर को आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में चेंज कर दिए। अभी देखो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में हम लोग क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन आसान होता है। आप देख लो EF इजिकल्स टू 7794.23, जीरो लिखने का जरूरत नहीं है। जीरो मतलब एंगल जीरो यहाँ पुट करो, कॉस जीरो और क्या हो गया साइन जीरो। कॉस जीरो कितना होता है 1, साइन जीरो कितना होता है 0, तो सिर्फ क्या हो गया 1, यानी कि एंगल जीरो का मतलब क्या 1, तो इसको आप हटा सकते हो, ये रियल पार्ट हो जाता है, प्योरली रियल। तो ये प्योरली रियल है। प्लस 68.43, इसको एंगल और उसमें चेंज किए थे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में, तो ये आया था 0.8 प्लस J6, और ये RA प्लस ZS तो पहले से रियल और इमेजिनरी में। ऐसे करने से आपका कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो EF इजिकल्स टू, अभी इसको आप क्या करो, ये वाला पार्ट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट वाला को मल्टीप्लाई करो, आसान है। 0.8 इंटू 1.5, 0.6 इंटू 30, ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आएगा वो लिख देता हूँ मैं, आप खुद से कैलकुलेट कर लेना। वो आएगा आपका 1.2, ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, J33 माइनस 16.8। इमेजिनरी पार्ट कितना आया J33 और रियल पार्ट आया माइनस 16.8। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है, ठीक है। अगर किसी को इसमें दिक्कत होगा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करने में, तो कमेंट बॉक्स करोगे तो मैं उसके अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से EF आ गया आपका, EF जो आएगा फाइनल वो आएगा आपका, EF फाइनल आएगा 6644.67 प्लस J2258.19। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, आप देख लेंगे। उसके बाद जो फाइनल, ये आ गया आपका फाइनल। अभी देखो, अभी हम लोग को जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है VR इक्वल्स टू EF माइनस VT बाई VT, राइट। ये जो EF होता है ये मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है और रियल पार्ट का स्क्वायर रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट का स्क्वायर करो 6644.67 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 2258.19 का स्क्वायर। ये जब आप करोगे और इसका रूट अंडर निकालोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 7016.98 वोल्ट। ये पूरा जो हुआ है ये आपका EF का मैग्नीट्यूड आ गया। ये जो पूरा वोल्ट, ये जो पूरा आया ये पर फेज आया, क्योंकि पर फेज बेसिस से हम लोग जो इक्वेशन लिखे थे वहाँ से आया पर फेज वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग को यही चाहिए मैग्नीट्यूड, तो यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन आराम से निकाल लो। वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल्स टू EF 7016.98 माइनस VT कौन सा लिखेंगे फेज वाला, क्योंकि ये फेज वाला यूज कर रहे हैं। तो फेज वाला कितना था 7794.23 डिवाइडेड बाई VT 794.23। यहाँ से जब करोगे तो देखो ये वाला छोटा है ये बड़ा है, तो ये आएगा माइनस 9.9% के आसपास। तो ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन आ गया। तो देखो ये लीडिंग के केस में माइनस आया। हम फेजर डायग्राम में पिछला वीडियो में बताए थे आपको कि लीडिंग में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। ये देखो यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ से एक चीज़ समझो। दूसरा चीज़, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन वोल्टेज, तो आप डायरेक्ट यहीं तक लाके छोड़ सकते हो, ठीक है।
और अगर इसका लाइन वोल्टेज पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ये तो फेज वोल्टेज हो गया, लाइन कितना हो गया, लाइन वोल्टेज EF लाइन इक्वल्स टू √3 टाइम्स, क्योंकि ये क्या है डेल्टा कनेक्टेड है तो इसका √3 से मल्टीप्लाई होगा। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन है, √3 का मल्टीप्लाई, जो अभी रिलेशन बताए थे, ठीक है। तो अगर ये फेज आ गया, लाइन होगा तो ये पूछेगा। कोई आपसे पूछेगा कि फाइंड द डेल्टा, डेल्टा क्या है, जो फेज डायग्राम में बताए थे EF और VT के बीच में जो एंगल आता है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो ये डेल्टा अगर पूछेगा तो आसानी से आप यहां से निकाल सकते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, ठीक है। ये आप ये जो एंगल निकालोगे tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 18.77 डिग्री। देखो आईए से क्वेश्चन बस वोल्टेज क्वेश्चन था, बट मैंने आपके हिसाब से बता दिया कि कहीं पे अगर एक्साइटेशन EMF निकालना होगा तब भी यही फॉलो करना होगा, अगर डेल्टा एंगल निकालना होगा तब भी यही फॉलो करना होगा, बस ये फाइनल आंसर ये हो जाएगा। लाइन वोल्टेज देखो, जब एक्साइटेशन EMF पूछेगा 3 फेज एक्साइटेशन EMF तो आपको लाइन वोल्टेज ये निकालना होगा फेज को √3 से मल्टीप्लाई करके, और डेल्टा पूछेगा तो ऐसे निकालना होगा। वोल्टेज इक्वेशन पूछ देगा तो यहाँ से निकाल देंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर वाला देखेंगे और बी पार्ट आपको बनाना है लैगिंग पावर फैक्टर वाला, ठीक है। तो यूनिटी पावर फैक्टर हम लोग के निकालना क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो EF इक्वल्स टू VT प्लस IAZS, वो इक्वेशन लिख देंगे अल्टरनेटर का। VT तो हम लोग को पता ही है 7794.23 पर फेज, ZS भी पता है, वही क्वेश्चन है। तो अच्छा उसके बाद VT पता है, ZS पता है, IA क्या IA सेम होगा वही वाला, नहीं, क्यों, क्योंकि जो हम लोग IA निकाले थे वो इस फॉर्मूले से निकाले थे √3 VL IL cos phi। तो यहाँ पे cos phi दैट इज पावर फैक्टर चेंज हो रहा है, पहले 0.8 था अभी कितना आ गया 1, cos phi 1, ठीक है। तो cos phi 1 करके यहाँ से फॉर्मूला में डाल के पुट करके पिछला बार जैसा IL 54.74 एम्पियर निकल गया, और ये स्टार कनेक्टेड है तो IL इक्वल्स टू I फेज होता है, तो यही करंट आ गया, ठीक है। अब इसका फेजर निकालने के लिए देखो cos phi इक्वल्स टू 1, phi इक्वल्स टू 0, तो phi अगर 0 आ गया तो यानी कि जिधर का VT का डायरेक्शन होगा उधर ही IA का डायरेक्शन होगा। तो मान लो VT फेजर कितना हो गया, VT फेजर आपका हो गया 7794.23 एंगल 0, IA फेजर भी कितना हो जाएगा, एंगल 0 ही हो जाएगा 54.74 एंगल 0, ये वोल्ट या एम्पियर, क्योंकि दोनों सेम एंगल में सेम फेज में, ठीक है। एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है इसमें, वो इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो करंट आया है वो पिछला बार जो करंट आया था उसमें डिफरेंस था। पिछला बार जो आया था करंट वो आया था 68.43 समथिंग एम्पियर, अभी कितना आया यूनिटी पावर फैक्टर में 54, बट लोड हम लोग का चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वही है, बस पावर फैक्टर वी हैव चेंज्ड एंड द करंट हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड टू 54.74, 10 एम्पियर से ज़्यादा भी 14 एम्पियर के आसपास चेंज हो गया। तो इससे यहाँ से कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन क्या है भाई, कंक्लूजन ये है कि यूनिटी पावर फैक्टर में मतलब जो करंट होता है वो कम होता है, मिनिमम होता है। आप किसी भी पावर फैक्टर पे निकालोगे तो इससे ज़्यादा आएगा, ये ध्यान रखना। यूनिटी पावर फैक्टर में करंट सेम लोड सप्लाई करने के लिए करंट कम लगता है, लोड तो हम लोग सेम सप्लाई कर रहे हैं लेकिन करंट क्या हो रहा है, कम। तो डेट्स वाई हम लोग जो ऑपरेट करना चाहते हैं हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर पे करना चाहते हैं, बिकॉज अगर करंट तो कम लगेगा, करंट कम लगने से क्या होगा, I² जो लॉस होता है I² ओमिक लॉस वो बहुत कम जाएगा, ये कम जाएगा, टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा, फालतू का लॉस नहीं होगा, इसीलिए हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये ध्यान रखना। अभी देखो अब डायरेक्ट एंगल में पुट करो जैसे पिछला बार किए थे, EF इक्वल्स टू VT ओह 0 को हटा दो क्योंकि आप दिखाए थे 0 मतलब 1 होता है, एंगल 0 मतलब 74, IA लिख दिए, ZS कितना 1.5 प्लस J30, इसको आप पिछली की तरह जब कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा, मैं लिख देता हूँ 7876.J1642 के आसपास आएगा, ठीक है। अब इसका जो EF आएगा मैग्नीट्यूड कहाँ गया, इसको मिटाता हूँ, EF का जो मैग्नीट्यूड आएगा आपका वो आएगा
8045.5 वोल्ट, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या निकाल लोगे, वोल्टेज रेगुलेशन 80, EF कितना आया, EF आया 8045.5 माइनस VT तो आपको पता है 7794.23 डिवाइडेड बाई VT 7419। यहाँ से आप वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3.22%। पिछला बार -9.9% आया था। अभी देखो यूनिटी पावर फैक्टर में बहुत फायदा है, देखो वोल्टेज रेगुलेशन भी कम आ गया। तो इसीलिए हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करना चाहते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन आ गया। अच्छा, इसमें भी आप मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, ये फेज है, इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लाइन वोल्टेज आ जाएगा। फिर आप डेल्टा भी इसमें निकाल सकते हैं, कैसे, tan इनवर्स इमेजिनरी बाय क्या, रियल। तो लाइक दिस यू कैन सॉल्व द वोल्टेज रेगुलेशन क्वेश्चन, ठीक है। अभी तीसरा पार्ट जो लैगिंग पावर फैक्टर था वो आपको बनाना है, और उसका आंसर प्लीज़ आप कमेंट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि देख लिया और आंसर नहीं बताए। प्लीज़ कमेंट द आंसर ऑफ सी पार्ट, दैट इज 0.8 लैगिंग पे इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, प्लीज़ कमेंट, ठीक है। और उसमें ये भी देखना, ये जो करंट निकालोगे इससे ज़्यादा आएगा, बिकॉज ये मिनिमम होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एक, जो एन अल्टरनेटर हैज एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस 20% एंड इफेक्टिव आर्मेचर रिएक्टेंस आर नेग्लेक्टेड। क्वेश्चन में दिया हुआ, राइट। कैलकुलेट वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन वर्किंग एट फुल लोड एट पावर फैक्टर, 3 ऑप्शन वही है। तो देखो इसमें पहले सेम हम लोग को गिवन देखना है क्या क्या है। जब आप गिवन देखोगे तो एक्सेस दिया हुआ है 20%, दूसरा आर तो दिया ही नहीं है, नेग्लेक्टेड है। उसके बाद जो आपका फुल लोड पे ऑपरेट कर रहा है ये दिया हुआ फुल लोड ऑपरेशन। फुल लोड ऑपरेशन का मतलब जो वोल्टेज है और जो करंट है वो रेटेड के बराबर है, माइंड इस। तो जो वोल्टेज होगा, लोड वोल्टेज इज इक्वल्स टू रेटेड वोल्टेज एंड लोड करंट इज इक्वल्स टू रेटेड करंट, ये समझ लो, ठीक है। और पहला ऑप्शन पावर फैक्टर का दिया हुआ है। देखो परसेंटेज को हम लोग पर यूनिट ही बोलते हैं, पर यूनिट सिस्टम होता है, जिससे क्या होता है कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो पर यूनिट सिस्टम आपको पहले भी बोला था मैं, पर यूनिट बराबर होता है किसी भी का पर यूनिट सिस्टम में लिखने के लिए पर यूनिट। इसमें ज़्यादा मतलब आपको बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है पर यूनिट में, बस एक ट्रांसफार्मर का पर यूनिट में थोड़ा ध्यान देना होता है। बाकी में क्या है, पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल्स टू रियल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो बेस वैल्यू जो होता है वो जो क्वेश्चन सॉल्व करता है उसको सेलेक्ट करना होता है, या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा ये पर यूनिट का क्वेश्चन है। देखो भाई, जब कुछ नहीं दिया है, बस फुल लोड ये सब दिया हुआ है, तो आपको पर यूनिट से ही करना है। और रिएक्टेंस भी किस में दिया हुआ, पर यूनिट में। पर यूनिट को परसेंटेज में भी कर सकते हैं, इंटू 100 करके, इसको इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में बन जाएगा। तो पर यूनिट में अगर इसको लिखोगे परसेंटेज को तो क्या लिखोगे, 0.2 PU। ये 20% इज इक्वल टू 0.2 PU, 20/100 करोगे तो PU में चल जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्सेस PU में दिया है, आपको PU में क्वेश्चन करना है। ये कभी नहीं होगा कि यहाँ ओम में दे देगा और बाकी कुछ नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो ये ओम में देके फिर बेस इम्पीडेंस देगा, वहाँ से आप PU निकालो। खैर उतना नहीं करना, पहले क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब है ये PU वाला वैल्यू दिया है, इसका मतलब आपको पर यूनिट वैल्यू में जाना है। तो हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, तो EF इज इक्वल्स टू VT प्लस IA ZS हम लोग जानते हैं। VT पता है, VT इज लोड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज, बात एक ही है। तो V रेटेड पता है, ठीक है, बट V रेटेड का वैल्यू कितना ये नहीं पता है, तो इसको पर यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। पर यूनिट चेंज करने से आपको आसानी से आ जाएगा। देखो पर यूनिट का मतलब आपको बेस वैल्यू सेलेक्ट करना होता है। तो सिंक्रोनस मशीन में जहाँ भी बेस वैल्यू सेलेक्ट करोगे वहाँ पे आप रेटेड वैल्यू सेलेक्ट करते हो। क्या करते हो, रेटेड वैल्यू। तो मान लो इसको V रेटेड, बेस वोल्टेज मान लो आप V रेटेड। सर हम कुछ भी मान सकते हैं, हाँ आप कुछ भी मान सकते हो। बेस करंट इज इक्वल टू I रेटेड। बेस वोल्टेज आप लोग V रेटेड मान लिया, बेस करंट आपको I रेटेड।
जहाँ पे कुछ नहीं दिया रहता है वहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में आपको ऐसे ही करना होता है, बेस वोल्टेज को वी रेटेड मानना होता है, बेस करंट को आई रेटेड। ठीक है, अभी देखो हम इसको पीयू में चेंज कर देंगे वोल्टेज को, वोल्टेज लोड को पीयू वैल्यू कितना होगा, पीयू वैल्यू क्या होता है, रियल वैल्यू कितना है, रेटेड, बिकॉज फुल लोड पे ऑपरेट हो रहा है तो वी रेटेड। बेस वैल्यू कितना है, वी रेटेड, तो वी रेटेड बाई वी रेटेड कितना हुआ, 1 पीयू आ गया आपका वोल्टेज। सिमिलरली अगर आप करंट निकालोगे तो रियल करंट कितना, आई रेटेड, बेस करंट आई रेटेड बाई आई रेटेड 1 पीयू। तो ये आ गया आपका वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड। और जेड कितना आ गया, जेड एस इज इक्वल्स टू J.2 पीयू, क्योंकि आर एन नेग्लेक्टेड है तो सिर्फ एक्सेस आ जाएगा। तो यहाँ से आप सारा चीज़ आ गया, तो आप आराम से पीयू वैल्यू से आप इक्वेशन निकाल सकते हो। अब पीयू वैल्यू क्या होगा, देखो बहुत ही आसान हो जाएगा। ई एफ इज इक्वल्स टू वी टी कितना होता है, 1 एंगल 0। हम लोग वी टी को क्या मानते हैं, रेफरेंस, तो 1 एंगल 0 हो गया। आइए ये देखो पहला क्या है, लैगिंग का है, उसमें हम लोग लीडिंग का क्वेश्चन किए थे, इसलिए इसमें हम लोग लैगिंग कर रहे हैं। तो लैगिंग 0.8 मतलब 36.87 डिग्री से लैग कर रहा है। लैग मतलब निगेटिव एंगल लेना है आइए का, तो 1 एंगल निगेटिव कितना होगा, -36.87। जेड एस कितना है, J.2, तो देखो आ जाएगा। अच्छा इसको हम लोग बोले कि इसको किस में, रियल वैल्यू और इमेजनरी में चेंज करो, तो रियल 1 मैग्नीट्यूड नहीं भी लिखोगे तो 1 ही रहेगा, और इसको रियल और उसमें करोगे तो आएगा 0.8 माइनस J.6, और इसको J.2 से मल्टीप्लाई करना है। ये जब आप करोगे तो हम करके रखे हुए हैं, और इसमें जो आता है वो आता है आपका 1.12 प्लस J.16। ठीक है, तो ये आ गया रियल वैल्यू और ये आ गया आपका इमेजिनरी। तो आप यहाँ से डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो क्या, √112 स्क्वायर प्लस 0.16 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1.13 पीयू। ये फेज वेज नहीं होता, फेज और ये पीयू वैल्यू है, तो ये हो गया आपका 1.13। सिमिलरली आप इसका एंगल भी निकाल सकते हो, tan इनवर्स y मतलब इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। यहाँ से आपका ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, तो आराम से आप वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हो। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, EF माइनस VT बाई VT, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन EF माइनस VT बाई VT, EF कितना 1.13 माइनस VT कितना 1 पीयू बाई VT 1, तो यहाँ से आ जाएगा 0.13 इंटू 100%, दैट इज 13%। तो लैगिंग लोड में हम लोग बोले थे कि लैगिंग लोड में जो एक्साइटेशन ईएमएफ होता है, फेयर डायग्राम बताए थे, वो हमेशा किससे ज़्यादा होता है, VT से, इसलिए इसमें पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन आता है। तो ये था, आसान होता है पीयू वाला वैल्यू। अच्छा किसी में आपको, अच्छा ये जो यूनिटी है और लीडिंग है वो आपको खुद से करना है, जो बता चुके हैं, लेकिन हमको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें थर्ड ऑप्शन वाला का, लीडिंग में आपका वोल्टेज रेगुलेशन कितना आ गया। ठीक है, तो ये बाकी सब खुद से कर लेना। एक चीज़ इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, मान लो अगर क्वेश्चन रहता कि वर्किंग एट हाफ लोड अगर रहता है, जैसे फुल लोड नहीं रहता, तो क्या चेंज होता। तो देखो ये जो वी लोड होता वो वी रेटेड ही होता, बट जो आई लोड होता वो आई रेटेड बाई 2 हो जाता, क्योंकि वर्किंग एट हाफ लोड अगर क्वेश्चन में रहता तो आई रेटेड बाई 2 हो जाता। बिकॉज आप देखो मशीन है तो उसका वोल्टेज फिक्स होता है। अगर हाफ लोड, 1/3 लोड, 1/4 लोड बोल रहा है कोई, इसका मतलब आपको करंट चेंज करना है। समझ में आया क्या? तो ये ध्यान रखना, ये बहुत जगह आएगा। वोल्टेज को कुछ नहीं करना है, वोल्टेज इज कांस्टेंट, टर्मिनल वोल्टेज ओनली चेंज इज करंट। पावर भी चेंज हो जाएगा, P = V × I cos ∅ होता है, तो ये भी बाई 2 हो जाएगा, रेटेड बाई 2। तो अगर पावर रेटेड बाई 2 है मतलब क्या है, करंट रेटेड बाई 2 है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखें मेरे भाई, क्वेश्चन का जो आंसर है वो जरूर कमेंट बॉक्स में करें, एक इसका लीडिंग वाला और उसका IAS वाला लैगिंग वाला। ठीक है, थैंक यू।